तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है, 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल हैं। एनडीए में जितने भी दल हैं, वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले सारे नेता यहां हैं।
एनडीए में जो दल है वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट। साथियों, आपको याद होगा एनडीए की बैठक में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को परास्त करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे ज्यादा जोर गरीबों को सशक्त करने पर रहा। हमने श्रमयोगी को सम्मान दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर पर बल दिया, हमने गरीब को सुरक्षा का एहसास दिया, हमने गरीब को ये विश्वास दिया कि आप प्रयास के पीछे एनडीए सरकार एक भरोसेमंद साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीज और खाद मिल जाए तो वो पैदावार का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सशक्त करने के लिए उन्हें हरसंभव मदद की। का परिणाम क्या आया? नीति आयोग की से ताजा स्टडी आई है, आप में से कुछ मित्रों ने उल्लेख भी किया। इस स्टडी के मुताबिक 2015-16 के बाद के 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के समय सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड़ लोगों ने गरीब को परास्त किया है। आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है। आईएमएफ का रिपोर्ट कह रहे हैं। साथियों, यहां एनडीए के आप सभी साथी, जमीन से जुड़े लोग, अब देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो ये सिर्फ छत पूरा नहीं करता, बल्कि ये उस परिवार को सुरक्षा कवच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगति के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास 2 गुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुफ्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बीमारी आती थी तो उसके पास 2 ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आंखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संघर्ष करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिरवी रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब को गरीब रखने के इस कुचक्र को भी एनडीए सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांधी जी से लेकर बाबा साहब आंबेडकर और लोहिया जी तक
सभी ने जिस सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की अवधारणा की थी, और मैं समझता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय। एनडीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। ये एनडीए शासन ही है जिसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी, फुटपाथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्ष है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओं बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम ही था। वे एक प्रकार से घर के, समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर ऋण मिलने लगे, तो एक नया सामर्थ्य समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे लाभार्थी हम बहनें हैं। स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। जो देश में 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभार्थी गांव पर रहने वाली दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बहनें हैं। मैं पिछले दिनों प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था। वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे कहा तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी है, हमारा कारोबार इतना है कि हम लखपति बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रही है। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है, जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। साथियों, 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। मैं चाहूंगा कि जो लोग एकेडमिक्स से जुड़े हैं, गवर्नेंस स्टडीज से जुड़े हैं, वो इस दिशा में रिसर्च करें। किसी भी सरकार का फ्यूचर विजन क्या है, स्केल ऑफ वर्किंग क्या है, स्पीड ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी वर्क स्पिरिट क्या है, इसका मूल्यांकन किया जाए। इन सभी पैरामीटर्स पर एनडीए सरकार का काम न केवल असाधारण साबित होगा, बल्कि एक मॉडल के तौर पर उभरेगा। हम केवल आज की जरूरतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे लिए बहुत आसान था कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम भी कोई स्मारक बना देते, दिल्ली में कोई ऐसी इमारत अपने नाम पर खड़ी कर देते या कोई मूर्ति लगवा देते। लेकिन हम
देश के कोने कोने में 1 लाख अमृत सरोवर बना रहे हैं। हमारा स्केल, हमारा स्पीड, हमारी स्पिरिट और इसकी वजह से हमारे काम का स्कोप ये अभूतपूर्व है। हम विकास भी कर रहे हैं और विरासत को भी सहेज रहे हैं। हम मेक इन इंडिया पर भी बल दे रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। साथियों, हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निर्णय ठोस है। एनडीए सरकार ने बीते 9 वर्षों में भ्रष्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किए। पहले सत्ता के गलियारों में जो बिचौलिए घूमते थे, हमने उनको बाहर कर दिया है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से लीकेज की हर संभावनाओं को दूर किया है। जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी त्रिशक्ति से हमने करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को गरीबों का हक छीनने से रोका है। आप सोचिए, देश में करीब करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और जिन्हें सरकारी मदद जा रही थी। ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बहन के थे, किसी आदिवासी के थे, किसी पिछड़े और दलित साथी के थे। ये एनडीए सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है। इन 9 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचाया है। साथियों, लोकतंत्र में राजनीति अलग अलग विजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन हर विजन का, हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है, गुड गवर्नेंस और देशवासियों की सेवा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा है। हमने राजनीतिक सौहार्द और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। ये नेता भी कभी बीजेपी या एनडीए में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्वीकार किया, उसे सराहा, उन्हें सम्मानित किया। लोकतंत्र की ये मूल भावना एनडीए की कार्यशैली में आपको हर जगह दिखेगी। इस समय
भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है। इससे जुड़े आयोजन देश के हर राज्य में, हर हिस्से में हो रहे हैं। हमने इन आयोजनों को वेन्यू तय करते समय कभी ये नहीं सोचा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है। कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत संवाद किया, मीटिंग की। कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का है, ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया। इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए जब भाषा, लैंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन एनडीए सरकार की सोच देखिए। एनडीए सरकार ने मातृभाषा को बल देना शुरू किया और आज भाषाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से मेरे युवा डॉक्टर और इंजीनियर बने। इसका अवसर देने का जरिया भाषा बन रही है। हमने हमारी विरासत को, धरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। यहां पर कई हमारे साथियों ने इसका उल्लेख। आज योग वैश्विक एकता का एक माध्यम बन गया है। आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। श्री अन्न की चर्चा हो रही है और इसका लाभ हमारे हर क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवीय की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया
उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि भाई एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों, एनडीए का विस्तार सिर्फ संख्या या भौगोलिक विस्तार का नहीं है। ये भारत एनडीए का जो विस्तार है ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। जनता एनडीए की हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों को देख रही है। तभी तो हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। आप देखिए 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा।
आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं विश्वास से कहता हूं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। पूरे देश में हमारे अनेक साथी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। हम हर भूभाग, हर वर्ग, हर समाज को विकसित भारत के मिशन से जोड़ेंगे। साथियों, हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है। देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा। बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशीर्वाद, ये मेरी ऊर्जा है। और साथियों, आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। हर सपने संकल्प है, और हर संकल्प सिद्धि के लिए हम जी जान से जुटे हुए लोग हैं, समर्पित भाव से जुटे हुए लोग हैं। और आज जिस उमंग और उत्साह से आपको एक एक की बात जो मैंने सुनी, मेरे लिए भी बड़े प्रेरक थी, उत्साहवर्धक थी। आपका विश्वास, विजय का विश्वास, जन सामान्य की सोच को बखूबी व्यक्त करने का आपका तरीका वाकई प्रभावित करने वाला था। मैं मानता हूं कि 25 साल की यात्रा की आज की ये महत्वपूर्ण बैठक, 25 साल बाद देश जब 100 साल की आजादी मनाएगा, हमारे सामने भी 25 साल का नक्शा है। दोस्तों, देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें सेवा करने का मौका मिला है। और आप लिख के रखिए, यही लोग हैं, यही लोग हैं।
जब देश 100 साल की आजादी का पर्व मनाएगा, आप ही के परिश्रम से, आप ही के पुरुषार्थ से, आप ही के नेतृत्व से ये संभव होने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का इस बैठक में आने के लिए, एनडीए को सशक्त करने के लिए मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो सुझाव आए हैं, उन सुझाव को नड्डा जी और उनकी टीम जरूर उसको पूरा करेगी। साथियों, पिछले 9 साल में मेरी व्यस्तता के कारण शायद कभी आप में से किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया हो और मैं न कर पाया हूं। हो सकता है इस 9 साल में मेरे प्रवास के दरमियान शायद एसपीजी सिक्योरिटी का कारण आपको उचित स्थान न मिला हो सकता है किसी इनविटेशन कार्ड में आपका नाम रह गया हो। 9 साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की, आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना। गलतियां हुई होगी, कभी कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है कि कार्यक्रम के बाद पता चलता, अरे वो तो वहां खड़े थे, उनको ध्यान होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। साथियों, ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, और आप ही के भरोसे, आप ही के साथ चलने का मुझे एक बहुत अनुभव भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में एक टीम बन करके, एकता के साथ, एकजुटता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ चल पड़ेंगे, विजयी होके रहेंगे। जनता के आशीर्वाद पूर्व बाहर मिलते रहेंगे। अपने कर्तृत्व के कारण, समर्पण के कारण, ध्येय निष्ठा के कारण, जनता के प्रति हमारे लगाव के कारण ये सब संभव होने वाला है। जनता जनार्दन है, जनार्दन में मेरा विश्वास है, उस विश्वास से परिणाम निश्चित है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप देख रहे थे एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1998 में एनडीए का गठन देश में स्थिरता के लिए हुआ था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं हुआ था। इसका एक तरह से इसको बनाया गया किसी के विरोध के। Russian President Vladimir Putin called yesterday's Crimea bridge attack an act of terrorism. He said his country's defense ministry was planning a response. He further added that the attack was senseless because the Russian army had not used the bridge in months. Russia claims that Ukraine was responsible for the attack on the bridge. Ukraine, however, has not taken responsibility. Meanwhile, road services resumed on the Crimean bridge earlier today. The bridge was closed down after it was struck on Monday. Now, one lane has been opened for the movement of traffic. Russian media reported that despite one lane being operational, traffic jams were at least 5 kilometers long. 4 Russian naval ships will hold joint drills with their Chinese counterparts in the Sea of Japan. The exercise has been codenamed Northern Interaction 2023. Russia's 4-ship flotilla will have 2 submarines and 2 corvettes. China will deploy 5 surface ships for the exercise. The UN Security Council urged Russia to resume the Black Sea grain deal. On Monday, Russia backed out of the grain deal. The US has blamed Moscow for weaponizing food. Foreign ministers from Poland, Germany, and Ukraine condemned Russia's termination of the grain deal. Moscow says it will resume the deal if its demands are met. The UN's World Food Programme is slashing food aid for the Caribbean nation of Haiti. This is due to a shortage of funds. At least 100,000 Haitian people will be impacted.
The UN body said that the slashing comes when a record 5 million Haitian residents are unable to fulfill their food needs. South Korean President Yoon Suk-yeol said his country will form a nuclear grouping with the US. Yoon said this will be done to build a strong deterrence against North Korea. The group will be called the Nuclear Consultative Group, or NCG. Protesters in Israel launched a day of disruption against Prime Minister Benjamin Netanyahu's planned judicial overhaul. Demonstrators took to the streets and blocked highways. Some even chained themselves to the entrance of the Israeli Defense Ministry's compound. Police officials detained at least 17 protesters as they chanted democracy. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan met Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in the city of Jeddah on Monday. The two leaders discussed trade and investment possibilities in Turkey. Erdogan's visit to Saudi Arabia comes just 2 months after his re-election in May. With this trip, he hopes to secure foreign investment as Turkey is witnessing chronic inflation and a weakening currency. Election campaigns have resumed in the Central American nation of Guatemala. Presidential candidates Bernardo Arevalo and Sandra Torres both held rallies. Guatemala's presidential elections were scrutinized by voters after the first round. They claimed that the parties took part in voter fraud and illegal practices. Earlier this month, Guatemala's Supreme Court called for fresh runoff elections. Guatemalans will now vote in the runoff on the 20th of August. A barge which will house asylum seekers has reached the Portland dock in the southern UK. The vessel will be used to house at least 500 male asylum seekers. The UK government says that due to high costs involved in housing migrants in hotels, it will accommodate them on this barge. This is part of the British Prime Minister Rishi Sunak's crackdown on refugees. Trial data has shown that an experimental drug by pharma company Eli Lilly slowed the progression of Alzheimer's by 60%. This is specific to patients in the early stages of the disease. The drug slows cognitive decline by nearly twice the rate reported in May. Findings show that early detection and diagnosis can change the trajectory of Alzheimer's. Moving to climate news, US climate envoy John Kerry is visiting China this week. The 3-day trip aims to revive climate cooperation between the US and China, the world's top greenhouse gas emitters. Kerry's arrival in China coincides with waves of extreme weather across the planet. This includes heat waves in Europe and wildfires in Canada and the US. Temperatures in the US city of Phoenix have crossed 45 degrees Celsius. The prolonged bout of extreme heat is testing people and worrying officials. The international charitable organization Salvation Army has opened 11 cooling centers. It has also sent out a mobile unit to deliver relief to homeless people. Hazy skies blanketed cities across the United States on Monday. This comes as smoke continues to flow south from wildfires in the US and several Canadian provinces. The National Weather Services warned of poor air quality for both Monday and early Tuesday in some parts of the country. One of the places suffering greatly from the smoke are the hills of Riverside County in Southern California in the US. The local fire department is battling at least 4 wildfires in the region. As of Monday morning, over 3,000 hectares of land have already been burnt. Meanwhile, authorities in Canada's British Columbia have requested help from the country's armed forces. They've also asked for an additional 1,000 international firefighters. Blazes have burned 1.2 million hectares of forest in the province so far this year. This is far above the 10-year average of 76,000 hectares. A forest fire also spread in the villages of southern Switzerland. Swiss police have ordered the evacuation of several mountain villages in the region. About 200 firefighters, army personnel, police officers, and other partners are working to douse the flames.
Some helicopters have also been deployed to bring the fire under control. Wildfires also raged through the coastal towns near Athens in Greece. The blaze broke out southeast of the Greek capital. This has forced residents to flee their homes. Police have helped evacuate more than 100 citizens in the area. Dozens of horses were also evacuated in trucks as the flames reached stables in nearby localities. Typhoon Talim has become the first typhoon to make landfall in China this year. It has brought heavy rains and strong winds to China's Shanjiang city and surrounding areas. The typhoon has prompted authorities to issue flood warnings and cancel flights and trains. Local residents have also been ordered to stay at home. China's meteorological department renewed its orange alert, which is the second highest alert level. Recovery work continues in South Korea after heavy rain hammered the country. More than 40 people have lost lives in less than a week. Meanwhile, President Yoon Suk-yeol has called for an overhaul of the country's disaster response system. He has urged officials to mobilize all available resources for restoration work. In business news, Instagram CEO Adam Mosseri has said that rate limits may soon be implemented in Threads. Mosseri took to the new microblogging platform to announce the potential move. He said that the rate limits are aimed at combating spam bots. However, he has advised legitimate Threads users who have reached the limit to contact the company. This is to help them get back to using the application without issues. Twitter rival Blue Sky has come under fire as users threaten to leave the platform. Many users are frustrated that the company hasn't apologized for allowing racial slurs to slip through its moderation tools. This is even though they violate its community guidelines. Blue Sky is also facing flack for removing numerous racist and transphobic slurs from its list of flagged words in an update last week. India's second-largest software services provider, Infosys, has signed a 5-year artificial intelligence deal. Under the deal, one of its existing clients will provide the company with AI and automation services. Infosys has a target to spend about $2 billion on the project. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen has said that she does not expect America to enter a recession. She said this during a media interview. Yellen added that the United States is on a good path to reducing inflation. Meanwhile, the data for the first quarter indicates that the U.S. annual GDP will increase at 2%. This is an upward revision from the 1.3% pace reported earlier. Meanwhile, financial firm Goldman Sachs is also cutting the probability of a U.S. recession in the next 12 months. The company has lowered its recession forecast to 20% from an earlier 25%. A chief economist from the firm said that the main reason for the cut is recent economic data. He added, the numbers have reinforced confidence that the U.S. central bank's actions will not lead to a recession. World Bank chief Ajay Banga has said that the world economy is in a difficult place. However, he added that it's not destined to be there. He made these remarks on the sidelines of a G20 meeting in the Indian state of Gujarat. Last month, the World Bank cut its 2024 global economic growth forecast from 2.7% to 2.4%. Crisis-hit Chinese property giant Evergrande has revealed that it's lost a combined $81 billion in 2021 and 2022. The firm reported this in a long overdue earnings report to investors on Monday. Evergrande has been struggling with an estimated $300 billion of debt. In recent years, the developer has been rocked by the property market crisis in China. U.S. chip company executives have met with top officials from the Biden administration. This included executives from companies like Intel, NVIDIA, and Qualcomm. They discussed the American policy on China with regards to the recent trade controls. The group has urged for a halt to more curbs under consideration. Brian Armstrong, the CEO of cryptocurrency firm Coinbase, will meet U.S. lawmakers on Wednesday.
In the meeting, Armstrong plans to discuss the future of digital asset legislation. He also plans to touch upon issues such as tax, national security, privacy, and climate. The meeting comes as Coinbase faces a lawsuit in the US for failing to register its operations with the country's markets regulator. Telecom company AT&T's shares fell nearly 7% on Monday. The share prices hit their lowest level in 30 years. This was after analysts downgraded the stock following a news report. According to reports, AT&T left toxic lead cables buried across the US for years, a huge number of them possibly contaminated nearby soil and drinking water sources. Moving to sports, in cricket, England pacer James Anderson has been recalled for the fourth Ashes Test. The 40-year-old had been rested for the third Test match. Anderson will replace all-rounder Ollie Robinson. The fourth Test begins on Wednesday. It will be played at the Old Trafford Cricket Ground. Australia lead the Ashes series 2-1. The West Indies have called up uncapped Kevin Sinclair for the second Test match against India. 23-year-old Sinclair is an off-spin bowler. He will replace all-rounder Raymond Reefer. The West Indies will play India in the second Test match on Thursday. India lead the two-match series 1-0. Indian batter KL Rahul has resumed batting practice at the nets. He's looking to make a comeback to the Indian squad before this year's Cricket Asia Cup. Rahul had suffered a thigh injury during this year's IPL tournament. The Asia Cup begins on the 31st of August and will be co-hosted by Pakistan and Sri Lanka. In football, Mexico beat Panama 1-0 to clinch the CONCACAF Gold Cup 2023. The final was played at the Sophie Stadium in the US city of Los Angeles. The match remained scoreless in the first half. In the second half, Mexico's Santiago Giménez scored in the 88th minute to seal the win. With the win, Mexico lifted the CONCACAF Gold Cup for a record 9th time. Eden Park Stadium in New Zealand's capital, Auckland, will host the opening match of this year's FIFA Women's World Cup. Co-host New Zealand will take on Norway in the opener on Thursday. A total of 9 matches will be played at the Eden Park Stadium. Meanwhile, co-host Australia will also play their opener on Thursday. They will play against Ireland at Sydney's Stadium Australia. La Liga club FC Barcelona unveiled their new midfielder Ilkay Gundogan. He will also take charge as the mentor for Barca's youth squad. The 32-year-old joined Barcelona on a free transfer from the English club Manchester City. Gundogan was the captain when Man City clinched their first ever treble last season. In tennis, Novak Djokovic has been fined $8,000 for smashing his racket during the Wimbledon final. The incident happened during the 5th set of the match. After losing a serve to his opponent Carlos Alcaraz, Djokovic smashed his racket on the net. The fine will be deducted from his runner-up cash prize of $1.5 million. Serbia's Djokovic lost the final to Spain's Alcaraz. Indian tennis veteran Rohan Bopanna climbed to the world number 7 spot in the men's doubles rankings. This was after Bopanna and his Australian partner Matthew Ebden reached the semi-final at Wimbledon 2023. The 43-year-old Indian was ranked 19th at the start of this season. World number 7 is now Bopanna's best rank since October 2013. In golf, Rory McIlroy won the Scottish Open in a thriller. The tournament was played at Scotland's iconic Renaissance Club. After making an 8-foot on hole 16, the Irish shot 2 birds on the next 2 holes to lift the trophy. This is his 24th title and his first win in Scotland. Australia's state of Victoria announced it will not host the 2026 Commonwealth Games. The state's premier, Daniel Andrews, said that the cost to host the Games were going over budget. He estimated the cost to host the Games to be almost $5 billion. However, the state of Victoria budgeted only $1.6 billion.
Victoria's withdrawal puts the Games in jeopardy. This is because no other country apart from Australia bid to host the Games in 2026. Now for some entertainment news. Major film and television studios reportedly offered Hollywood writers over $1 billion in compensation before they called another strike last week. The Alliance of Motion Picture and Television Producers said that the striking unions are mischaracterizing the negotiations. The group is negotiating with writers on behalf of Netflix, Disney, Warner Brothers, and other studios. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 actor Simon Pegg has supported the use of artificial intelligence in Hollywood. He said that the AI could prevent mediocrity in Hollywood. He added that the threats posed by advancing AI could cause writers and directors to up their game. Pegg said he also believes that AI lacks the imagination and emotions necessary for creating high-quality cinema. Actor Mark Ruffalo voiced his support for the Hollywood writers' strike. He urged actors and writers to cut out Hollywood's quote-unquote fat cats by making independent films and shows. Some of the biggest actors, including George Clooney, Susan Sarandon, and Jason Sudeikis, supported the strike. Actor Nicolas Cage will not be attending the Fantasia Film Festival following the strike called by Hollywood Actors Union, SAG-AFTRA. The festival will be held in Canada's Montreal on July 22nd. Cage was scheduled to receive Fantasia's Charles Noir Career Achievement Award. Actor Cillian Murphy recently opened up about his process to prepare for the movie Oppenheimer. Murphy said that he read the Hindu holy text, the Bhagavad Gita, to prepare for the role. Murphy plays the role of J. Robert Oppenheimer, who is regarded as the father of the atom bomb. Oppenheimer was also a student of Sanskrit. He famously said that he thought of a quote from the Gita in the immediate aftermath of testing the world's first atomic bomb in 1945. Singer Ariana Grande and her husband Dalton Gomez have reportedly parted ways 2 years after their marriage. The two started having issues before Grande began filming for the movie Wicked. Grande was photographed at the Wimbledon men's singles final without her wedding ring. Reports say that the two decided to end their relationship in January and are heading for a divorce. Gomez and Grande started dating in 2020. They got married in May 2021 in a private ceremony. Actors Sofia Vergara and Joe Manganiello have also decided to end their 7-year-long marriage. Reports say that the duo opened up about the divorce, calling it a difficult decision. Vergara and Manganiello got married in Florida's Palm Beach in November 2015. Vergara is a Colombian-American actor famous for playing the role of Gloria Delgado Pritchett in the hit sitcom Modern Family. Actor Lindsay Lohan has given birth to her first child, a boy. She welcomed her son Luai with her husband Beda Shammas in Dubai. Lohan announced her pregnancy in March this year. She got married to Shammas last year. Lohan is famous for her roles in movies including Mean Girls, The Parent Trap, and Freaky Friday. Veteran actor Helen Mirren's movie Golda is set to hit theaters in India on September 1st. The movie is based on the life of Israel's fourth and only woman Prime Minister, Golda Meir. She was also known as the Iron Lady of Israel. The movie focuses on controversial decisions that Meir took during her time in office. Madame Tussauds is set to unveil singer Harry Styles' 7 wax statues. The statues will be unveiled in 7 different cities, including London, Berlin, New York, Amsterdam, Singapore, and Sydney. The singer made his Madame Tussauds debut nearly a decade ago with his former bandmates from One Direction, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, and Zayn Malik.
Company uses a special calculator which is embedded in each employee's calendar app. It uses an average salary of the employee's role, the duration of a meeting, and its attendee count. Then it estimates the cost of these meetings. A typical half-hour meeting costs anywhere between $700 and $1,600. But put a senior executive to the mix, and the cost shoots above $2,000. Can you imagine your company treating you to a $700 dinner? The chances are slim, but that's how much they casually spend on a useless meeting. Now, I'm not saying all meetings are bad. Sometimes they are essential, important for exchanging thoughts or making plans or reviewing progress or setting agenda. But more often than not, meetings steer in the opposite direction. They fail to achieve the goal they set out to. They're tiresome, stretched out without reason, inconsequential, unproductive. Yes, useless meetings don't just rob companies of money, they also take away your productivity and joy. A study calls them one of the top 5 causes of inefficiency. Another study says that bad meetings reduce communication and collaboration. People's happiness at work takes a hit. But you don't need a study to know all of this. Useless meetings are a shared human experience, and it seems like everyone hates them. How many times have you thought to yourself that this meeting could have been an email? Well, you're not alone. And I believe the kids are calling it meetingitis. It's when unnecessary meetings are held excessively, and lately they've become more common than ever. Meetings have increased in frequency over the past 50 years. Executives spend about 23 hours a week in them. That's up from less than 10 hours in the 1960s. The pandemic only made it worse because in-person interaction was limited. A Microsoft report agrees to this. Since the start of the pandemic, the number of meetings increased by 153% globally. Companies see this. For decades, they've tried to make meetings relevant. Like in 2006, Ford slashed unduly long meetings. In recent years, other companies have tried to get more creative. Some have introduced no meeting day every week. Microsoft, no meeting Friday. 73% of their employees say it is good for them. 77% say it helps focus. Canva, the software company, introduced a similar rule, a no meeting Wednesday. And experts say this helps too. It improves communication, engagement, and satisfaction because all meetings are not problematic. Sometimes meetings can elevate this. They can give someone a seat at the table. It's the so-called bad meetings that cause the problem. When they don't have a real purpose, when they run too long, or when they have too many attendees. Studies say workers usually don't need to be in 1/3 of the meetings they attend. So why are they there? For many, entire careers are made up of planning, holding, and attending such meetings. Yet no one dares to question them, perhaps because it's a workplace norm. Some are afraid of offending a senior. Some suffer from FOMO, that's the fear of missing out. But this culture needs to shift. What is the point of unnecessary meetings? Only to scratch some kind of managerial itch or to seek respite from desk-bound loneliness? Maybe it's time to end this meeting madness. In Singapore, a love affair has turned into a national scandal. This is in their parliament. Before we tell you about it, some context. Singapore is known for its extremely clean politics. So much so that at one time, parliamentarians would dress only in white clothes to show people that they were, quote unquote, whiter than white. But now some dirt has just tarnished this squeaky clean image. An affair has led to the resignation of 2 parliamentarians. Again, when we think of reasons for politicians resigning, an affair would not be too high on the list. But in this case, it's been called the biggest political challenge for the ruling party in 40 years. And it has caused quite a quake in the tranquil world of Singaporean politics. Here's a report. There's a political scandal rocking Singapore. The island nation just saw 2 parliamentarians resign. One of them is this man, Tan Chuan Jin. Until yesterday, he was Singapore's Speaker of Parliament. The other person to resign was Cheng Li Hui. She had been a member of Parliament since 2015. The reason for their resignation was that they were having an affair. The Parliament Speaker is married with 2 children. In his resignation letter, he wrote, "For me personally, this recent episode has added to the hurt I have caused my family. I have let them down. We have spoken about my personal conduct before. There are areas where I have fallen short.
I need to take responsibility for them and help heal my family. The letter was addressed to Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong. Notice how he wrote that he had spoken about his personal conduct before. The affair was reportedly going on for years. The Prime Minister was aware of it as far back as 2020, but only now was the Speaker asked to resign. The timing could be related to another gaffe by Tan. He was recently caught bad-mouthing another lawmaker in Parliament. Tan had forgotten to switch off his mic, and his tirade against a lawmaker became public. However, Lee says it's the affair that resulted in Tan's ouster. Besides Mr. Tan's recent